नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार? सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में खबर है मैनिफेस्टो से जीतेंगे महाजंग। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और अब नजरें 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी। इसकी तैयारी भी दोनों दलों ने शुरू कर दी है। जनता को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे भी किए जा सकते हैं। वादों का बाजार सज चुका है, घोषणाओं का अंबार लग गया है। कर्नाटक विधानसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इन मैनिफेस्टो में जनता का दिल जीतने की हर संभव कोशिश की गई है। अब 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करने पर है जिससे 2023 की महाजंग को फतेह किया जा सके। बीजेपी एक बार फिर फ्लैगशिप योजना के जरिए जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। लाडली बहना योजना भी उनमें से एक है। हालांकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को जनता और प्रदेश के विकास से जोड़ रही है। ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, गर्भवती योजनाओं के लिए 16,000 तमाम प्रकार के प्रावधान किए हैं और इसीलिए लाडली बहना योजना निश्चित तौर पर उनमें श्रेष्ठ योजना साबित होकर और एक बड़ा लक्ष्य महिला सशक्तिकरण को पूरा करने वाली है। क्योंकि गौर करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में उसकी फ्लैगशिप योजना का असर हर चुनाव में देखा गया है। इसमें चाहे बात लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हो या फिर संबल योजना की, लेकिन 2018 के चुनाव में कर्ज माफी जैसी घोषणा ने कांग्रेस की वापसी करवा दी थी और इस बार भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 2018 वाले कई मुद्दों को शामिल कर सकती है। रहा प्रश्न इनके वचन पत्र का या घोषणा पत्र का या दृष्टि पत्र का, नाम चाहे देकर ये गुमराह जो करने की कोशिश करें, मगर यह तय है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बंसी। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो घोषणा पत्र, वचन पत्र और दृष्टि पत्र किस काम का? तो झूठ का पुलिंदा ही लाएंगे ताकि 1-2 सीटें इनकी और बच जाए। कुल मिलाकर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आए मैनिफेस्टो से इसका अंदाजा भी लग चुका है। जाहिर है कि मैनिफेस्टो जनता और पार्टियों के बीच की वो कड़ी है जिसके जरिए राजनीतिक दल अपना विजन जनता के सामने रखते हैं और जनता को जिसका विजन पसंद आता है वो उसके सिर जीत का सेहरा बांध देती है। हालांकि अब इंतजार उस दिन का है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना घोषणा पत्र जनता के बीच लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब इलेक्शन टुडे में जो खबर है वो भी चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। 2023 को लेकर हिंदुत्व पर नई बहस छिड़ गई है। जी हां, हिंदू और हिंदुत्व, ये ऐसे मुद्दे हैं राजनीति जिनके इर्द गिर्द ही घूमती है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खुद को सच्चा हिंदू साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कमलनाथ की इस घोषणा के आखिर मायने क्या है? क्यों कमलनाथ अपने आप को इतनी ताकत के साथ हिंदू बता रहे हैं? क्या कांग्रेस 2023 में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रही है? पहले सुनिए कमलनाथ की पूरी बात। हर जाति का अपना त्योहार, हर धर्म का अपना त्योहार। कितने धर्म हैं, कितनी जातियां, कितनी देवी देवताएं हैं, ये आज हमें अपना भारत समझना है और हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। बात हिंदुत्व की हो तो फिर दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं?
तो आज उन्होंने कमलनाथ के बयान को और आगे बढ़ाया। ट्वीट कर उन्होंने कमलनाथ की बात का समर्थन तो किया, लगे हाथ उन्होंने हिंदुत्व के बहाने केंद्र सरकार की योजनाओं और फैसलों पर सवाल उठाता एक वीडियो भी ट्वीट कर दिया। तो क्या कांग्रेस चुनाव के पहले हिंदुत्व पर एक नए एंगल से बहस छेड़ना चाहती है? कांग्रेस की मंशा जो भी हो, लेकिन बीजेपी को अपने मनपसंद मुद्दे पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया है। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। दो ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर, और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है, और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ हों, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, और वो भारत माता को ना मान के सोनिया माता की पूजा करते हैं दोनों लोग। जाहिर है विधानसभा चुनाव 2023 और आम चुनाव 2024 का चुनाव मुद्दों के लिहाज से प्रयोगों का चुनाव भी हो सकता है। लिहाजा दोनों तरफ से ऐसे कई मुद्दे छेड़े जा रहे हैं जिस पर सियासी दुश्मन को मात दी जा सके, और कांग्रेस की हिंदुत्व के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ने की कोशिश को इसी तरह देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब छत्तीसगढ़ की सियासत की तरफ रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने आ गई है। बीजेपी का दावा है कि उनके शासनकाल में ही 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की लापरवाही की वजह से आरक्षण रुका था। आरक्षण पर श्रेय की राजनीति, जमकर हो रही बयानबाजी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग लेकर अधिकारियों को जल्द ही अटके हुए रिजल्ट जारी करने को कहा। वहीं विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी इसे रमन सिंह के नेतृत्व वाली पुरानी बीजेपी सरकार की जीत बता रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है, बल्कि इस पर केवल राजनीति करती रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाई कोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी कि सरकार किसी तरह हार जाए, इसीलिए इसको क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। भाई भूपेश बघेल जी और कोनाट शुक्ला जी ये तो 58% आरक्षण के खिलाफ में गए थे। ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसके खिलाफ में गए थे। तो 58% आरक्षण तो हम लोगों ने लागू किया था विधानसभा में पारित करके, ये तो उसको चुनौती दिए थे। तो जो हमने लागू किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। एक तरफ बीजेपी आरक्षण पर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की लापरवाही की वजह से आरक्षण रुका रहा। वो तो कांग्रेस की कोशिश थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि मिशन मोड में सरकारी भर्तियां होंगी। रमन सिंह जी ने इतना, तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक। 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया, और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। कांग्रेस सरकार 76% आरक्षण देने के पक्ष में है, जिससे जुड़ा आरक्षण विधेयक फिलहाल राजभवन में अटका हुआ है। इस विधेयक में सरकार ईडब्ल्यूएस को 4%, एससी को 13%, तो ओबीसी को 27%, जबकि एसटी को 32% आरक्षण देना चाह रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 58% आरक्षण ही मिलेगा, जिसमें एससी को 12%, ओबीसी को 14% और एसटी को 32% आरक्षण दिया जाएगा, और इसी आधार पर भर्तियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात करेंगे बूथ बाजा की, जिसमें हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज हम आपको लिए चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर की जगदलपुर विधानसभा,
जो संभाग की 12 सीटों में से इकलौती जनरल सीट है। लगातार 4 चुनाव से जीतती आ रही बीजेपी का विजय रथ साल 2018 में थम गया और कांग्रेस के हाथ जगदलपुर की सीट आ गई। अब 2023 को लेकर क्या समीकरण बनते नजर आ रहे, आइए जानते हैं। बस्तर की 12 में से 11 विधानसभा सीटें एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में जगदलपुर इकलौती सीट है जहां से सामान्य वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। यही वजह है कि हर बार जगदलपुर विधानसभा में होने वाला चुनाव गर्मा गर्मी वाला होता है। इस बार भी जो राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि चुनाव दिलचस्प होगा। जगदलपुर बस्तर संभाग की 12 सीटों में शुमार वो हाई प्रोफाइल सीट है जो बस्तर का हब भी कहलाता है। जगदलपुर में बस्तर के जन जन की देवी मां दंतेश्वरी का दरबार है। पहाड़ों वाली देवी के दर पर शीश झुकाने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो पर्यटन के नजरिए से इस इलाके पर कुदरत की नेमत है। यहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क, तीरथगढ़ वाटरफॉल के अलावा 3 गुफाएं भी हैं। तो साथ ही प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब दलपत सागर भी इसी विधानसभा में आता है। बस्तर का हब होने के चलते जगदलपुर यहाँ की राजनीति का भी हब है। ऐसे में तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ कांग्रेस काबिज है। 2018 में कांग्रेस के रेख चंद जैन को 76,000 से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी के प्रत्याशी संतोष बाफना को 27,000 वोटों से हराया। अब विकास के दम पर कांग्रेस फिर से जीत के दावे कर रही है। आज हर वर्ग हमारी सरकार से और बस्तर के जनप्रतिनिधियों से खुश है कि हमने जो कोशिश की है वो जनता के सामने है और आने वाले चुनाव में विकास तो लगातार हमको और करना है और करेंगे ही। इस 3 साल में हमने जो करके दिखाया है इससे हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है कि हम पिछला चुनाव 27,000 वोट से जीते हैं जगदलपुर में और जिस विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि इस बार का जो चुनाव होगा हम 50,000 से ज्यादा वोट से चुनाव मैदान में जीत कर आएंगे। जगदलपुर विधानसभा पर लंबे अरसे तक बीजेपी का कब्जा रहा है। 2013 और 2008 में संतोष बाफना और उससे पहले डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप जीतते रहे। अब 2018 की हार से सबक लेकर बीजेपी ने जीत के लिए रणनीति तैयार कर ली है और कांग्रेस सरकार के वादों और दावों को झूठे बता रही है। 2018 का इलेक्शन हुआ है, हम इलेक्शन हारे हैं। ये हार को स्वीकार करने में मुझको कहीं शक नहीं है, मतलब वो नहीं है, स्वीकार मैं करता हूं। लेकिन जनता ने बाद में जो मुझे 4.5 साल के दरमियान जो प्यार दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया, अपने सभी कार्यक्रमों में बुलाया और सभी जगह मुझको अपना मार्गदर्शन दिया, मैं तो अभिभूत हूं। जनता आने वाले समय में जगदलपुर विधानसभा से तो ये तयशुदा है कि 12 विधानसभा में सबसे प्रथम सीट को यदि जीतने वाली होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की जगदलपुर होगी और जगदलपुर को हम लोग जीत के बताएंगे। बस्तर का हब होने के चलते जगदलपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का हब है। करीब 2 लाख मतदाता वाली जगदलपुर विधानसभा का वोटर शिक्षित माना जाता है, जो चुनाव को भी पोर्टफोलियो और घोषणा पत्रों के नजरिए से देखता है। तो सरकार के जो काम करने की गति है, बहुत छोटे छोटे से काम भी महीनों सालों तक नहीं होते और कई बार तो अनदेखी में चले जाते हैं। तो सरकार चाहे जिसकी भी बने, पर इस स्थिति को सुधारना चाहिए कि त्वरित निर्णय लिए जाएं। त्वरित मंत्रियों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की, जवाबदेही तय होना चाहिए कि इतने समय सीमा पे ये काम होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं मिला अभी तक, ना निराश्रित पेंशन मिलता है, ना कोई कुछ भी नहीं हुआ मेरा अभी तक। नहीं राकेश, कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे को घर मिला ना कुछ मिला, बस इतना ही बेच रही हूँ, अपना जिंदगी चला रही हूँ। अरे वो है तो हाथ छाप वाले वोट देती हूँ ना हर बार। हाँ, वो भी कुछ नहीं किया आपके लिए? मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं किया है ना। बीजेपी वाले भी कुछ नहीं किए? नहीं, मैं हाथी छाप को देती हूँ, हमारे बाप लोग भी देते रहे। यहाँ पे आप जगदलपुर में देख रहे होंगे, यहाँ रोड की स्थिति इतनी धूल, जो आज 15-16 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही हाल है। 2008 में जो सुधारा गया था उसके बाद रोड की स्थिति कोई कहीं पे कहीं सुधारा नहीं गया। बस्तर की बाकी सीटों से इधर जगदलपुर सीट पर जातिगत समीकरण नजर नहीं आते। ऐसे में यहाँ के स्थानीय मुद्दे और टिकट का फॉर्मूला 23 की तकरार में यकीनन अहम भूमिका निभाएगा। आजादी के बाद बस्तर में जितने भी चुनाव हुए
हर चुनाव में कांग्रेसियों का दबदबा रहा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद यह सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। लगातार 3 कार्यकाल तक भाजपा के लोगों को यहां के लोगों ने जिताया। वही सरकार, वही चेहरे, लोग उकता गए और यही वजह है कि पिछले चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर लोगों ने सरकार बनाने में कांग्रेस की मदद की। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा, इस बारे में जानकारी मिलने में ज्यादा अधिक समय नहीं बचा है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए कटनी की प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से। तो क्या है 2023 को लेकर बीजेपी की रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी, आइए जानते हैं। बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कटनी के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपका कटनी आगमन हुआ है और चुनावी वर्ष करीब आ रहा है, उसको लेकर सर कटनी जिले में 2023 के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है और क्या मुद्दों को, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के पास जाएंगे? 2023 और 2024 मिशन चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनेगी। सर, जैसा कि 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे कि केंद्र के राज्य के मुद्दे? कितने? विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कटनी जिले की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिला अस्पताल में ना मतलब जो कर्मचारी उनकी सबसे ज़्यादा कमी है। सर, स्टाफ की कमी जिसको लेके मरीज भटकते हैं, उसको लेके आप कटनी के प्रभारी मंत्री, उसको लेके क्या व्यवस्था है? जल्दी पूरी करेंगे। प्रदेश स्तर पर मैं बात करूंगा संबंधित विभागों से और यहाँ पूर्ति करवाएंगे जल्दी। थैंक यू। तो कटनी जिले में जो भी मुद्दे हैं, हर मुद्दे को लेकर हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाटो। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। मुरैना की सुमावली विधानसभा में सियासी कड़वाहट के बीच जैन साहब के पेड़ मिठास घोलने का काम करते हैं। तो चलिए पेड़ों की मिठास के साथ ही यहां का चुनावी जायका लेते हैं और जानते कि क्या है यहां का सियासी समीकरण। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी जायके में इस समय हम सुमावली विधानसभा में खड़े हुए हैं, जहां 60 साल पुरानी पेड़े की दुकान है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये पेड़े बनकर तैयार है और यहाँ से पूरे मुरैना जिले में पेड़े सप्लाई होते हैं और इसके साथ ये पेड़े राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं। सुमावली विधानसभा में सबसे फेमस पेड़े की दुकान है। 60 साल पुरानी दुकान है। इसका पहले का भाव 80 रुपए किलो था जब 60 साल में स्टार्टिंग हुई थी जब, और आज का भाव इनका 180 रुपए किलो है। अच्छा, ऐसा भी बताते हैं पहले आपके जो दादा दुकान चलाते थे तो 2.5 रुपए किलो में, ऐसा कुछ है क्या? ये सबसे मतलब पुरानी बात है, ये बुजुर्गों की बात है, ये हमने तो सुना है, देखा नहीं है। उन बताते थे कि 2.5 रुपए शेर बेचते थे इन पेड़ों को। अच्छा, 2023 का चुनाव आने वाला है, सुमावली विधानसभा में क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे यही है कि लाइट की समस्या अधिक है, यहाँ पानी की भी समस्या अधिक है। कभी कभी तो 2-3 दिन के लिए लाइट चली जाती है, पानी आज आ गया तो आ गया, नहीं तो कल आएगा, एक दिन छोड़ के पानी मिलता है। यही समस्या है कि इनको सॉल्व किया जाए। 2023 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने का समय बकाया है, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? महंगाई का है, लाइट का है, गांव का स्वास्थ्य का है और ये पानी का है, बिजली का है, ये सब परेशानियां हैं, बहुत परेशानी। विधायक का पता ही नहीं है, आज तक मिले ही नहीं है जिस दिन से जीता है। कांग्रेस का है अजब सिंह कुशवाहा, कोई हम दर्शन भी नहीं किए उनके। भैया, आप युवा हो, क्या इस विधानसभा में कोई रोजगार के साधन हैं आपके? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। जैसे शिक्षा संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे अनाज मंडी 5 साल हो गई है, गल्ला मंडी को खुले हुए आज तक उसका यही नहीं पता है कहाँ। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है ना। इस बार आप वोट कैसे करोगे? वोट कोई अगर अच्छा प्रत्याशी आएगा उस हिसाब से वोटिंग होगी। बिल्कुल, अच्छा प्रत्याशी आएगा, वोट करेंगे। पंजा काम अच्छा करता है कि फूल? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई काम। यहाँ समस्या तो इतनी सारी समस्या है यहाँ सुमावली के अंदर, किसी का हो ही नहीं सकता है कुछ। अयब सिंह बन गए विधायक या एल सिंह हो, चाहे कोई भी हो, बन जाते हैं फिर दोबारा यहाँ लौट के आते ही नहीं, शकल दिखाते ही नहीं है अपनी। अच्छा, तो क्या इस बार लग रहा है कोई नया चेहरा आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
नए चेहरे ही काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि 2023 का आने वाला जो चुनाव है किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करते हैं। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे, नया युवा चेहरा चाहिए, उसी को वोट करेंगे और जिससे इस विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदल सके। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, सुमावली। और 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।